दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है बॉस, क्योंकि इसमें मैं एक डिटेल एनालिसिस करेंगे कि पहले हम इस वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे प्रीलिम्स पूरा कवर हो जाए कि सिलेबस क्या कहता है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए। तो इसमें हम इस चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट में जब सेकेंड वीडियो आएगी तो उसके जैसे कि GS1, GS2, GS3, GS4 जिस तरह से सिलेबस होता है तो उसको तोड़ेंगे अच्छे से, ताकि हिंदी मीडियम को भी और ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके इन वीडियोस के थ्रू। तो हो सकता है शायद ये यूट्यूब पे पहली बार होगा इस तरह से कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिसिस करूँगा और आपको चीज़ों को जो है समझाने की कोशिश करूँगा। थर्ड, इंटरव्यू स्टेज को हम थोड़ा सा जैसे एक ब्रीफ आइडिया दे देंगे, ताकि और साथ में मैं आपको बैकग्राउंड से रिलेटेड सारी चीज़ें बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें में आपको डेव 2 में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या नहीं रखना चाहिए। और प्रीलिम्स ओरिएंटेड हम चीज़ों को काउंटर करेंगे, कुछ चीज़ों को मैं ग्रेजुएट हूँ, कौन से डिसिप्लिन में हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, तो उस चीज़ को भी समझ लें। अटैम्प्ट्स हैं, क्या है, किस तरह से हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे, मेरे साथ चिपक के बैठिए और डेफिनेटली आपको इस वीडियो के थ्रू काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है मिलने वाली होगी। देखिए, फर्स्ट बारी आती है दोस्तों जिसको बोलते हैं हमारी योग्यता की। देखिए, अगर मैं योग्यता के बारे में अगर मैं क्लियर कट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए, जो नॉर्मल एक चीज़ है, जो बिल्कुल एक नॉर्मल जो चीज़ होती है वो यही होती है कि ठीक है, आपको ग्रेड होना पड़ता है, यानी कि ग्रेजुएट होना पड़ता है। ठीक है, आपकी बात से सहमत हैं। अब यहाँ पे देयर इज सम लॉट ऑफ क्वेश्चंस, हम आगे बाद में चलेंगे। सर, मैंने 12th क्लास से ओपन स्कूलिंग करी है, मेरी 12th भी जो है ओपन स्कूलिंग है। ओपन स्कूलिंग का मतलब आपने घर बैठ के तैयारी करी है ड्यू टू द फाइनेंशियल कंडीशंस, या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जिसके कारण आपने ओपन स्कूलिंग करी है। क्या आप एलिजिबल हैं? इवन आपने ग्रेजुएशन भी घर बैठ के करी है यूनिवर्सिटी से, देखिए आप एलिजिबल हैं। यूपीएससी इस चीज़ के लिए बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आप एयरफोर्स में जाओ तो वहाँ एक एलिजिबिलिटी है, 3% चाहिए। यहाँ अगर आप जस्ट एक पास भी हैं, ओनली पास हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आपने ओपन स्कूलिंग से करी हो चाहे कहीं से भी करी हो। बट इट शुड बी, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC। जो भी मतलब कि आप अगर नॉर्मल क्वालिफिकेशन कर रहे हैं तो आपको जो आपकी डिग्री जो वैलिड होनी चाहिए वो आपकी UGC के थ्रू जो है रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। UGC की वेबसाइट पे जाके वहाँ जाके आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप वहाँ जाके फेक यूनिवर्सिटी में चले जाना कि आप बस आपकी यूनिवर्सिटी फेक नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। चाहे आपने 12th ओपन से करी हो, 10th और ग्रेजुएशन रेगुलर से करी हो तो भी एलिजिबल हैं। चाहे आपने 10th ओपन से करी हो, 12th और ग्रेजुएशन अगर आपने रेगुलर करी है तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर 12th और 10th आपने रेगुलर मोड से करी हो लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन ग्रेजुएशन में आपने ओपन स्कूलिंग से करी है तो भी आप एलिजिबल है। एक क्वेश्चन और, क्या NIOS क्या ये एलिजिबल होता है यूपीएससी के अंदर? जी हाँ, होता है। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, जो स्पेशली दिल्ली की बात कर रहा हूँ, अगर आपने वहाँ से भी पढ़ाई करी है तो भी एलिजिबल होगा। इसी के जैसे क्या इग्नू एलिजिबल है? हाँ जी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये, ओपन डिस्टेंसिंग में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इसलिए ये चीज़ जो है बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हाँ, ये बिल्कुल एलिजिबल है। कंसेप्ट समझ आ गया। यहाँ पर एक फंडा ये भी था कि मेरी 12th जो है डिप्लोमा है और मैंने 4 साल का डिप्लोमा कोर्स किया है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है। देखिए, आफ्टर द 12th अगर आपने 4 साल का डिप्लोमा भी लिया है तो यहाँ पे आपको यूपीएससी की रेफरेंस में जाना होगा, वहाँ पे आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। जब तक आप वो चीज़ें जब तक आप क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे, जब तक आपको दिक्कत होगी। तो ये तो था एलिजिबिलिटी को लेके। सिर्फ आपको पास होना पड़ता है, चाहे आपका 33% भी हो, चाहे 34% भी हो, चाहे कुछ भी हो, बस आपको यहाँ पे पास ही आपको मैंडेटरी है। ये एलिजिबिलिटी है। एक चीज़ और अब इसमें देखिए, अब कैसे क्वेश्चंस को देखो, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है ना, आप वीडियोस देखते होंगे तो ये चीजें क्लैरिफाई नहीं करते, फिर बच्चे कमेंट करते हैं और काफी कुछ मतलब इधर से उधर चीजें जो शैटर्ड होती रहती हैं। सर, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर का मैं स्टूडेंट हूँ और मैं नेक्स्ट ईयर में प्रिपरेशन करूँगा, तो क्या मैं एलिजिबल हूँगा? एक क्वेश्चन ये है। अब देखो, देयर इज सम कंडीशंस मतलब आई विल टेल यू। जैसे कि नेक्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम है वो जून में है,
जून आई थिंक 5 को होगा मेरे हिसाब से, आई एम नॉट श्योर, बट 5 ही को है, राइट। और आपका जो मेंस है वो सितंबर में है। इस चीज को समझना, यूपीएससी की जो डेट ऑफ बर्थ काउंट होती है वो होती है 1 अगस्त से। 1 अगस्त से जो है यूपीएससी की जो है बेसिकली जो है डेट काउंट करता है, डेट ऑफ बर्थ जो है यहां से एलिजिबल करता है। अगर आपको 21 साल का होना पड़ेगा तो आप 1 अगस्त, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो 2022 में एग्जाम दे रहे हो, तो आपने एज कैलकुलेटर में जाना, ऑनलाइन चेक कर लेना, वहां पे आप एज ऑन में जाके 1 अगस्त 2022 डाल देना, एक तो ये, और उससे पहले डेट ऑफ बर्थ डाल देना, तो आपको ऑटोमेटिक पूरा आपको जो चीजें जो है बिल्कुल अच्छे से आ जाएंगी। एक तो ये बात हो गई, ये हो गया डेट ऑफ बर्थ। अब आते हैं इस पे, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स पे। आपको कहने का मतलब ये है कि यहां पर सितंबर में अगर एग्जाम है तो 1 अगस्त तक एटलीस्ट आपके पास, या सॉरी मतलब जुलाई तक आपके पास यहां पे मार्कशीट एटलीस्ट आ जानी चाहिए। ध्यान से समझना, देयर इज अ टू डिफरेंस, मार्कशीट एंड डिग्री। डिग्री कुछ दिनों के बाद आती है, इवन कुछ सालों के बाद भी आती है, जैसे हम जैसे लोगों ने आज तक डिग्री नहीं उठाई, तो उस कंडीशन में मार्कशीट आपको जो है मैंडेटरी होगी। क्यों? अगर आप डैफ 1 भरेंगे, जैसे मान लो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, तो उसके बाद आपको डैफ 1 के लिए आपको मार्कशीट अटैच करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो वहीं के वहीं आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसलिए इस चीज को भी ध्यान रखना। तो उस कंडीशन में आपके पास जुलाई तक आपके पास मार्कशीट आ जानी चाहिए, आपके पास 100% आ जानी चाहिए। चाहे ऑनलाइन हो इट्स ओके, सॉफ्ट कॉपी में भी हो तो भी चलेगा, लेकिन आपके पास मार्कशीट आ जानी चाहिए। ये बात कंडीशंस होगी। यूपीएससी इस पर बहुत लिबरल है, बट आपके पास मार्कशीट होनी जरूरी है। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी हैं तो भी आपके पास मार्कशीट यहाँ पे, क्योंकि मेंस के समय आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि इनकी एलिजिबिलिटी है, वो प्रूफ देखते हैं कि आपके पास डिग्री है या नहीं है, तो उस कंडीशन में यहां आपके पास मतलब ये चीज होनी चाहिए। कंसेप्ट समझ आ गया। प्रीलिम्स में किसी भी कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। प्रीलिम्स आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है और उसमें आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर जून में एग्जाम है तो मान के चलो 4 महीने पहले अप्रैल फरवरी में के आसपास आपको पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और ऑल ओवर इंडिया में पूरा हल्ला मच जाएगा कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया। ये थे बेसिक डॉक्यूमेंट, मतलब बेसिक्स। क्यों? यहाँ पर बेसिकली बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि क्या है, किस तरह से है, मैं एलिजिबल हूँ नहीं हूँ। तो उसी कंडीशंस को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा 10 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे अच्छे से अगर बात को तो मैंने बहुत अच्छे से जो है डिस्कस किया। अब आते हैं नेक्स्ट वाली पे। देखो दोस्तों, मैं धीरे धीरे आऊंगा बुक लिस्ट पे, पहले इस पे समझते हैं। यूपीएससी के 3 स्टेज में प्रोग्राम होता है। पीटी के कोई भी मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कितनी मेहनत कर लें, जस्ट वो स्क्रीनिंग होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है वो एक रिजेक्शन प्रोसेस होता है। वो सुटेबल कैंडिडेट्स को मेंस के लिए भेजते हैं, जो रिजेक्शन जो मतलब कि सुटेबल नहीं है उनको पीटी में ही छाड़ देते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर प्रीलिम्स के अंदर जो होते हैं 100 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक क्वेश्चन की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। कोई करंट अफेयर हिस्ट्री जहां से भी आता है वो एक अलग कहानी है। इसके बाद अगर आप नेगेटिव क्वेश्चन करते हैं, मान लो आपने तुक्के मार दिए, गलत होता है तो उसका 1/3 मार्क्स काटा जाता है। इस चीज को समझना। 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स का जो है आपको मतलब मार्क्स आते हैं। समय आपको 2 घंटे में करने होते हैं और नकारात्मक जो पॉइंट होते हैं वो 1/3 होते हैं। 1/3 का मतलब क्या हुआ कि मान लो एक क्वेश्चन अगर आपका 2 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन अगर आपका 2 मार्क्स का है, अगर मान लो एक क्वेश्चन 2, तो इस 2 मार्क्स का 1/3, तो जब इस 2 मार्क्स का 1/3 करोगे तो 0.66 मार्क्स आपके काट लिए जाते हैं। कंसेप्ट क्लियर? कोई डाउट? अभी तक आई होप आपको जो है कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। पेपर जो होता है वो टिक मार्क वाला होता है। टिक मार्क मतलब टिक मार्क लगाया, गोला भर दो ऐसे और आपका पेपर यहाँ पे हो जाता है और सबमिट कर लेते हैं। जो ये पेपर होता है ये सुबह 9:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक होता है। जो टाइमिंग जो होती है इसकी सुबह 9:30 से लेके 11:30 बजे तक होती है। अभी तक समझ आया? बेसिक्स, जस्ट एक बेसिक्स आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के लिए। सीसेट का जो पेपर होता है बेसिकली उसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स का ये भी होता है। ये भी 2 घंटे का होता है, इसमें भी 1/3 मार्किंग होती है और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। यानी कि इसमें आरसीएम से क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग, कंप्रेंशन, मैथ्स। ठीक है, यानी कि रीजनिंग जैसे आप नॉर्मल करते हैं
मैथ्स और कंप्रेशन, मतलब पैसेज में से आपको पैसेज दे दिया जाता है, उसमें से आपको आंसर्स बताने होते हैं। तो ये अभी तक जैसे बेसिक स्ट्रक्चर बताया कि किस तरह से यूपीएससी लेके चलता है। यहाँ से ये पेपर आपका 2:30 बजे के आसपास होता है, 2:30 से लेके 4:30 बजे तक। यहाँ पे आपको 3 घंटे का बीच में ब्रेक दिया जाता है। इसके पीछे भी रीजंस होते हैं, क्योंकि जो यूपीएससी का जो पेपर होता है वो बैंक्स में होते हैं। जो यूपीएससी का, जैसे कि मान लो जो भी वहाँ पे यूपीएससी का सेक्शन ऑफिसर होगा, वो बैंक जाता है, बैंक से पेपर निकालता है, फिर यहाँ के सील तोड़ता है, फिर उसके बाद जैसे भी है जिस तरह से करता है। ये पेपर डायरेक्ट स्कूल्स में नहीं होते हैं, ये डायरेक्ट बैंक्स जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे 3 घंटे का ब्रेक दिया जाता है, ताकि वो भी अपने रिफ्रेशमेंट कर सकें और साथ में पेपर को इधर से उधर ला सकें। समझ आ गया? तो ये था हमारा बिल्कुल अभी सिंपल सा एक पैटर्न। अब समझते हैं थोड़ा सा डिटेल, मतलब बोलते हैं ना जिसको हम डिटेल में चलेंगे और बहुत अच्छे से, मतलब अगर चीज़ों को मतलब बिल्कुल अच्छे से उधेड़ के चलेंगे इसमें। अब आते हैं, पहले मैं इससे पहले एक बात और करना चाहूँगा कि देखो दोस्तों, एक होती है कट ऑफ, एक बेसिक टर्मिनोलॉजी जो होती है हमारी कट ऑफ होती है। कट ऑफ का मतलब देखो नथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल मान लो यूपीएससी ने बोला कि भाई 1000 सीट्स हैं इस साल, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, तो यूपीएससी बोलेगा भाई ठीक है भाई, हम मेंस में जो है हम 10,000 बच्चे लेंगे, मान लो। तो वो क्या करता है, जो ऊपर से टॉपर होते हैं वहां से नीचे गिनना स्टार्ट करता है, और जहां पर इसके 10,000 बच्चे फुल हो गए, जहां इसके 10,000 बच्चे फुल हो गए, वहीं से इस बच्चे को उठा लेता है। तो जो इसके नीचे रहते हैं वो सारे फेल हो जाते हैं, इन द सेंस ये होता है। तो इसका मतलब जो मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है, जहां से बच्चे उठाए गए हैं, उसको हम कट ऑफ कहते हैं। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। कुछ बच्चे फ्रेशर्स भी होंगे तो हो सकता है दिक्कत होगी, तो उसी की कंडीशन में मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। ठीक है, कट ऑफ समझ आ गया। हमें एक चीज ये भी समझ आती है कि ये मान के चलना, जो स्टूडेंट जो अपीयर होते हैं, जो स्टूडेंट्स जो देखो फॉर्म अप्रॉक्स मान के चलो 10 से 12 एज पर द ट्रेंड जो चल रहा है अभी, 10 से 12 लाख जो है मतलब भरते हैं, 10 से 12 लाख जो है एस्पिरेंट्स भरते हैं। लेकिन जो फिल करते हैं, जो एग्जाम देने आते हैं, वो अप्रॉक्स 50% के आसपास आते हैं। कितने परसेंट के आसपास आते हैं? 50% के आसपास पेपर देते हैं। इसके वजह रीजन है क्योंकि यहां पर अटेम्प्ट काउंट होता है। अगर आपने फॉर्म भरा और आप देने चले गए तो आपका अटेम्प्ट काउंट होगा, अगर आपने फॉर्म भरा नहीं देने गए तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। अब यहां पे भी थोड़ा ट्विस्ट है, ट्विस्ट को थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, कुछ कहते हैं लाइक कुछ कहते हैं कि सर फॉर एग्जांपल मान लो मैं एग्जाम हॉल गया, मैंने पेपर ओपन किया और मैं 20 मिनट में मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं घर आ गया। पहली बात, एक कंडीशन, वैसे तो ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं बट फिर भी बोलते हैं ना ग्रिल करना, उस चीज को मैं करूं। उस कंडीशन में अगर आपने पेपर खोला और आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया और आप वापस आ गए तो भी आपकी अटेंडेंस प्रेजेंट में काउंट होगी, पहली बात। दूसरी बात, फॉर एग्जाम्पल मैंने जीएस का पेपर दे दिया और मैं सीसेट में घर आ गया, तो क्या मेरा अटेम्प्ट काउंट होगा? भाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका जीएस का पेपर दे चुके हो तो आपका अटेम्प्ट काउंट होगा। एक क्वेश्चन और, सर मान लो मेरा अटेम्प्ट है मैं फेक दे दूं, मान लो मेरे 6 अटेम्प्ट काउंट खत्म हो गए हैं और मैं 7वां भी दे दूं, तो क्या मैं दे सकता हूं? नहीं दे सकते, क्योंकि यूपीएससी का अपना एक डेटाबेस होता है और उस डेटाबेस से तुरंत वो वहाँ से कंट्रोल एफ मार के चीज़ें पता चल जाती हैं, क्योंकि उनका अपना खुद का एक एल्गोरिथम होता होगा, मुझे नहीं पता इसके बारे में। बट जहाँ तक मेरे इतने बड़े, अगर इतनी बड़ी संस्था अगर एग्जाम ले रही है तो डेफिनेट उनके पास इस तरह के सॉफ्टवेयर्स होंगे और वो वहाँ से आपको ट्रेस कर लेंगे। कोई फ़ायदा नहीं है, जेल भी हो सकती है, तो बेटर है ऐसे इस तरह के काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो ये एक ओवरऑल एक यहाँ पे जो हमें जो है बेसिकली कहानी देखने को मिलती है। आई होप आपको अभी तक ये सारी चीज़ें बिल्कुल लाउड एंड क्लियर होंगी। जस्ट मैंने एक बेसिक्स बताया है स्पेशली फॉर द फ्रेशर्स के लिए। तो ग्रेजुएट इन डिसिप्लिन में आपको होना चाहिए, एनी स्ट्रीम हो सकती है, चाहे बीए पास हो, बीए ऑनर्स हो, कुछ भी हो। अगर आप अटेम्प्ट नहीं दोगे तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, अगर आप दोगे तो आपका अटेम्प्ट काउंट होगा। जनरल कैटेगरी में 6 अटेम्प्ट मिलते हैं टोटल, ओबीसी में 9 अटेम्प्ट मिलते हैं, एससी और एसटी इनको टिल 37 एज तक दिया जाता है। यानी कि अगर वो 21 साल से स्टार्ट करें अटेम्प्ट देना, 37 ईयर्स तक नॉन स्टॉप बैक टू बैक जो है अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। ये हो गया। अब थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस ये करते हैं कि कट ऑफ कितना जाता है। कट ऑफ आप मान के ये चलो कि टोटल क्वेश्चंस काट पीट के 47 का अभी का 2021 का कट ऑफ गया है। 47 क्वेश्चंस आपके जो है सही होने चाहिए मिनिमम, जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं, बाकी आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। यहां तक क्लियर। सीसेट के अंदर अब बारी आती है इसके अंदर।
जो बच्चे सी सेट में लाइक अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, इसमें अगर 80 क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें एक थ्रेशोल्ड है 33% का, इसमें एक 33% का थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड का मतलब यहाँ पे हो गया आपको मिनिमम 33% आपको चाहिए होते हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए। इसके मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन आपको मिनिमम 33% चाहिए होती है आपको क्वालिफाई करने के लिए। यानी कि अगर आपको GS 1 में अच्छे मार्क्स आ गए, कहीं ये रह गया तो बेड़ा गर्क। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 27 क्वेश्चंस मिनिमम ठीक करने होते हैं सी में से विदाउट डूइंग अ सिंगल नेगेटिव मार्किंग। समझ आ गया? यानी कि 27 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे हर हालत में नेगेटिव विदाउट डूइंग अ नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको जो है सॉल्व करना पड़ता है। तो ये यहाँ तक पूरी स्टोरी अभी तक समझ आई, सी सेट क्या है, किस तरह से है, ये मैंने आप सबको समझाया। मैं वीडियो को कंटिन्यू करूंगा क्योंकि मेरी वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं कंटिन्यू करूंगा। देखिए अब फटाफट पेपर 1 को सिलेबस को एनालिसिस करते हैं आज, क्योंकि पहले प्रीलिम्स के सिलेबस को एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद हम सी सेट को करेंगे और फिर उसके बाद इस वीडियो का समापन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम GS 1, GS 2, GS 3, GS 4 को बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे। दोस्तों पहला पॉइंट है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं। अब देखो यार, वर्तमान घटनाएं हैं यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमारा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है करंट अफेयर। करंट अफेयर CA का मतलब होता है करंट अफेयर शॉर्ट फॉर्म। यहाँ से चीज़ें करंट अफेयर से रिलेटेड। लेकिन देखो अंतर्राष्ट्रीय पे अगर आते हैं, ऐसी कोई भी न्यूज़ जो हमें भारत पर इम्पैक्ट आ रहा है, हमारे देश में इम्पैक्ट आ रहा है, या जहाँ पर भारत इन्वॉल्व है, ध्यान से समझना, ऐसी कोई भी न्यूज़, वट एवर न्यूज़ जिसका भारत पे या तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन से समझना, मान लो चाइना ने, ध्यान समझना, चाइना ने मान लो श्रीलंका में कोई एक आइलैंड बना दिया, कोई आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिया और वहाँ पे अपने सैन्य अड्डे बना दिए। देखा जाए तो ये न्यूज़ अगर देखा जाए तो भाई ये तो श्रीलंका और चाइना का, हमारा क्या इम्पैक्ट है इसमें, हमारा कोई रोल ही नहीं है। लेकिन अगर आप इसके इम्पैक्ट पे आओ, यानी कि आप इसके प्रभाव के ऊपर आओ, तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि जो चाइना ने जो अड्डा बनाया, सैन्य अड्डा बनाया, वो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी चुनौतीपूर्ण है, यानी कहीं ना कहीं उससे भारत को भी जो है खतरा है। ये चीज़ समझ आ गई? तो इस तरह की न्यूज़, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दक्षिण अमेरिका में ले जाऊं, बिल्कुल लास्ट में, मान लो ब्राज़ील में है, वहाँ पे भी अगर चाइना ने फॉर एग्जाम्पल अगर सैन्य अड्डा बनाया, तो क्या ये सैन्य अड्डा बनाया तो क्या ये भारत पे इम्पैक्ट कर सकता है? आंसर आएगा नहीं, क्योंकि ब्राज़ील कहाँ है और चाइना का है। अगर हमारे क्षेत्र में आसपास के क्षेत्र, हालांकि आर्थिक संबंध है उससे, मैं ये नहीं बोलूँगा, वो एक अलग कहानी है, लेकिन कैसे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? दक्षिण अमेरिका में भाई। तो हमें यहां से सोचना है, इस चीज को आपने याद रखना होगा। इसी के जैसे राष्ट्रीय न्यूज भी आती है। अब इसके अंदर देखो अंतर्राष्ट्रीय महत्व में सारे बैंक्स आ गए, सारे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस आ गई, जैसे कि WTO हो गया, IMF हो गया, ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स बैंक्स हो गया, AIIB हो गया, NBD हो गया, ये सारे बैंक्स आ गए। साथ में अंतर्राष्ट्रीय में ब्रिक्स सम्मेलन आ गए, आपके सार्क आ गया, बिम्स्टेक आ गया, गंगा मैकॉन आ गया, ठीक है। तो इस तरह की जो होंगी चीज़ें, इस तरह की जो चीज़ें होंगी, जैसे G20 हो गया, G7 हो गया, ठीक है। तो इस तरह की जो न्यूज़ होंगी वो सारे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए हमारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उन पे आपको बारीकी नज़र रखनी पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय में ये होता है कोई भी न्यूज़ जो इस चीज़ को समझना, या तो कोई इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट कर रही है, या किसी कम्युनिटी पे इम्पैक्ट कर रही है, वर्नेबल सेक्शंस पे। इन्वायरमेंट का मतलब एनी चीज, एनीथिंग हो सकता है करंट अफेयर, किसी भी चीज़ को आप ले सकते हो करंट अफेयर में भाई। अब वो जैसे धीरे धीरे मैं आगे बताऊंगा, अभी तो जैसे एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। वर्नेबल सेक्शंस हो गया, कोई सोसाइटी में आ गया, कोई ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई नया इम्पैक्ट आ गया हमारे में, कुछ नया चीज़ हमें देखने को मिल रही है, साइंस टेक से रिलेटेड है, तो उस तरह की न्यूज़ को हम करंट अफेयर में डालते हैं। समझ आ गया? इसके लिए आप अलग से सेपरेट फोल्डर बना के रख सकते हैं। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब एक वर्ड को समझना, भारत का इतिहास, ये वर्ड है तो 3 वर्ड में, लेकिन इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है। देखो कैसे, ठीक है राष्ट्रीय आंदोलन तो समझ आ गया कि भाई ठीक है राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, लेकिन ये भारत का इतिहास क्या है? देखो यार, भारत के अगर हम इतिहास को तोड़ें तो जिसमें हमारा प्राचीन भी आ जाता है, मध्यकालीन भी आ जाता है, ये भी तो इतिहास है, हमारा कल्चर भी आता है।
हमारा सांस्कृतिक भी आ जाती है। तो ये तीनों मिला के अगर हम बात करें तो भारत का इतिहास बनता है। इसमें वर्ल्ड जो हिस्ट्री होती है वो नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है भारत का इतिहास, तो जिसके कारण आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और साथ में कल्चर, जिसको हम कहते हैं संस्कृति, कला और संस्कृति, तो ये भी चीज़ें जो है बेसिकली हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है। भारतीय और विश्व भूगोल, भौतिक, सामाजिक, भारत और विश्व का आर्थिक भूगोल। कहने का मतलब ये है यार कि जो ज्योग्राफी है ना, देखो जो ज्योग्राफी है वो आपको किसी भी एंगल से पूछी जा सकती है, चाहे आपकी इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, चाहे आपकी आर्थिक ज्योग्राफी हो और चाहे आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी हो। इन चारों कंपाइलेशन से ज्योग्राफी एक बहुत वास्ट टॉपिक है। चाहे फिजिकल ज्योग्राफी हो, वहाँ से क्वेश्चन जो बेसिकली बनाया जा सकता है। अब इसमें करंट अफेयर भी एड्स होते हैं, वो एक अलग कहानी है, लेकिन इसमें चारों पोर्शन ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा वास्ट हमें जो देखने को मिलता है। फिर इसके बाद भारतीय राजनीति, शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकार, मुद्दे आदि। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझाऊंगा, ठीक है, ये तो चीज़ें पॉलिटी में चल रही हैं, लेकिन देखो यहाँ पे देखो सार्वजनिक नीति, एक वर्ड यहाँ पे घूम रहा है, सार्वजनिक नीति। सार्वजनिक नीति का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये हुआ कि आप ऐसा मान के चलें कि सार्वजनिक नीति के अंदर बेसिकली आप ऐसा मान के चलें कि चाहे इसमें योजनाएं आ गई। अब देखो इसमें सार्वजनिक नीति में क्या, ऐसी कोई भी नीति जो गवर्नमेंट इंप्लीमेशन में है, कोई भी नीति जो गवर्नमेंट इंप्लीट कर रही है, चाहे वो योजना हो, चाहे कोई पोर्टल हो सकता है, चाहे वो अगर हम बात करें कोई एक ऐप भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में अगर सार्वजनिक तौर पर अगर चीज़ों को लॉन्च किया जा रहा है तो उसके अंदर चाहे योजना हो, चाहे पोर्टल हो, चाहे ऐप हो, गवर्नमेंट ने स्पेशल कोई ऐप निकाली हो जिससे लोगों को काफ़ी फायदा हो रहा है, तो उस कंडीशन में इससे रिलेटेड भी जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, फैक्चुअल या कंसेप्चुअल, कैसा भी जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेश, जनसांख्यिक, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक, पर्यावरण, इकोनॉमी, ये सब चीज़ हमें जो देखने को मिलती हैं। कहने का मतलब ये है कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हमें साइंस टेक्स्ट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सामान्य विज्ञान से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर्यावरण से भी क्वेश्चन जो हमें अगर हम बात करें पूछे जाते हैं, इवन सोसाइटी, गरीबी, इकोनॉमी से भी जो क्वेश्चंस हमें जो है बेसिकली अगर बात करें आर्थिक पहलुओं पे हमसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है जीएस पेपर 1 का मतलब सार ये है संक्षेप में कि यूपीएससी का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट होता है। इसको आपको चीज़ें आपको करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी के तौर पे 5 से 6 घंटे एटलीस्ट मिनिमम ऑन ए डेली बेसिस पे आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, जब जाके यूपीएससी का प्रीलिम्स भी क्वालिफाई होता है। ये जस्ट मैंने एक शॉर्ट में बताया है, क्योंकि प्रीलिम्स में ज़्यादा डिटेल में नहीं है, जस्ट यही है, और इसके बाद हम मेंस में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम चीज़ों को लेके चलेंगे। फिर सीसेट में दोस्तों अगर हम बात करें तो सीसेट का भी कुछ ऐसा ही है कि इसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंप्रेंशन से क्वेश्चन आते हैं और मैथ से क्वेश्चन आते हैं, जो बेसिकली 10वें स्तर के होते हैं। चाहे कुछ भी होगा, अगर मान लो चाहे आपका ग्राफ हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो वो बेसिकली अगर बात करें 10वीं क्वेश्चन तक के पूछे जाते हैं। हालांकि हिंदी मीडियम को इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि उनके सीसेट में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आती हैं। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि इन क्वेश्चंस को आप हमेशा बना के रखें, मतलब हमेशा से इसकी प्रैक्टिस करते रहें, कम से कम 4 से 5 महीने आप जो है इसको बेसिकली जो है देखे चलें। तो ये था आज की वीडियो के अंदर, हम प्रीलिम्स की बुक लिस्ट और मेंस की बुक लिस्ट को हम कंबाइन करके चलेंगे, फिर उसके बाद हम आपको GS1 GS2 के बारे में बताएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।